हेलो क्लास 8 लेट्स स्टार्ट एग्रीकल्चर इन 20 मिनट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं, एक तरह को लंबा चैप्टर है पर हम इसे छोटे में कवर करेंगे क्योंकि हमें जो मीन आएगा हमें वही पढ़ना है, फालतू चीज़ पढ़नी नहीं है। एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें हम अपना पेट पालने के लिए और सभी का पेट पालने के लिए खेती का यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स का यूज़ करते हैं। एनिमल्स से अपने खाने का सामान लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें। इसी के नीचे हमें दे रखा है कि हमारे पास 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें से पहली है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर वाला सामान आ जाता है, जिससे हम एग्रीकल्चर, एनिमल्स हस्बेंड्री, ये सब किस में आता है? ये प्राइमरी में आता है। टर्शरी में जब हम इनका यूज़ करके कुछ बनाते हैं, लाइक हमने वीट बना लिया, रोटी बना ली, तो ये सब क्या आएगा? सेकेंडरी में आएगा। इसमें क्या कर रहे हैं? मैनुफैक्चर कर रहे हैं कुछ, है ना, मैनुफैक्चर कर रहे हैं। इसमें क्या आता है? इसमें सर्विस आती है, लाइक रोटी को कहीं पहुंचाना होगा तो वो किस में आएगी? टर्शरी सेक्टर में आएगी, वो सर्विस में आएगी। हम समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम नेचुरल चीज़ों, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, स्टील, बैंकिंग, ये सब। और टर्शरी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट, मतलब सर्विस करते हैं, सर्विस का यूज़ करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग। टीचिंग भी किसके अंदर आएगा? टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। इसमें हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्रीकल्चर द प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में, पूरे इंडिया में 50% क्या होती है? खेती होती है, ठीक है। 50% वर्ल्ड में खेती होती है, और हमारा इंडिया तो है ही खेती के ऊपर डिपेंड, पूरा का पूरा कृषि प्रधान देश है हमारा, ठीक है। 1/3 पॉपुलेशन डिपेंड है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एरेबल लैंड वो लैंड होता है जहाँ पर जोग्राफिकल वेरिएबल कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर सॉइल, क्लाइमेट सब बहुत अच्छा होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के हिसाब से। उस जगह के लैंड को हम बोलते हैं एरिएबल लैंड, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ, एग्रीकल्चर तो हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं सेमी कल्चर के ऊपर। सेमी कल्चर, सिल्क वर्म सुना है? सिल्क वर्म जैसे तितली निकलती हैं, उससे हमने सिल्क बनाते हैं। तितली के जो बात में बचता है ना, कुकुम्बा कुछ बचता है ना, उससे हम सिल्क बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। उसका आता है पैसिसिड कल्चर। इसमें क्या होता है ना, इसमें ब्रीडिंग करती हैं मछलियाँ, जिससे हम क्या कहते हैं, कुछ जो ब्लीडिंग करते हैं ना टंकास के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, है ना, तो हमें फिशेज मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं पैस्टिकल्चर। फिशेज मिलते हैं, हम खा सकते हैं ना, वो भी एक तरह का कल्चर में आएगा एग्रीकल्चर में, ठीक है। आता है वेक्टिकल्चर। वेक्टिकल्चर जो होता है, तो हम ग्रेव का बड़े बड़े बागान लगा लेते हैं ना, उसे हम बोलते हैं वेक्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, जब हम एक बहुत बड़े पीस के ऊपर सब्जियां, फूल और फल उगा लेते हैं, तो हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिएबल फार्मिंग और मेन इनपुट फार्मिंग। इसमें क्या होता है? एरिएबल फार्मिंग में मशीन्स का यूज़ होता है, सीड्स का यूज़ होता है और केमिकल्स का यूज़ होता है, क्रॉप निकालते हैं, है ना। पर इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूमन के एफर्ट्स लगते हैं, स्टोरेज, इन सब की केमिकल भी बहुत कम यूज़ करते हैं, यहाँ तक मैन्योर यूज़ करते हैं। मैन्योर मतलब खाद, ठीक है। ये फिजिकल इनपुट पर डिपेंड होते हैं, लाइक रेन हो गया, सन, टेम्परेचर, सॉइल, इन सब के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फार्म सिस्टम, जिसमें जिसमें हम सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ब्रीडिंग, स्विमिंग, हार्वेस्टिंग, इन सब का यूज़ करते हैं जिस एग्रीकल्चर में, उस हम एग्रीकल्चर को बोलते हैं फार्म सिस्टम, ठीक है। तो आते हैं फार्मिंग के ऊपर। फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग दो तरह की होती है। फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी करना। फार्मिंग क्या होती है? दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग पे आता है सब्सटेंस फार्मिंग, जो पुराने तरीके से करी जाए, सिर्फ अपने घरों का पेट पालने के लिए, पुराने ज़माने से करी गई फार्मिंग, जिससे सिर्फ तुम अपने घर वालों का पेट भर रहे हो, उसे हम बोलते हैं सस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इसके अंदर बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। जो हाउस में रहते हैं उन्हीं को लेबर की तरह यूज़ करा जाता है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर। ये ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंटेंसिव सस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा है ना, और दूसरा होता है प्रिमिटिव, ठीक है। पहले इंटेंसिव पे चल लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिव क्या होता है? जिसके अंदर ना क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत सारे मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया जाए, इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करा जाए, जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करी गई हो, ठीक है, जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करी गई हो, जो कि एक लार्ज लैंड पर ग्रो करा गया। लार्ज लैंड, स्मॉल प्लॉट पर, सॉरी, स्मॉल जगह की बात होगी यहाँ पर, हमेशा याद रखना, सस्टेंस पे स्मॉल जगह की बात होगी। यहाँ पे स्मॉल प्लॉट के अंदर थोड़ी सी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट के हिसाब से जब लेबर कल्टीवेट करते हैं कुछ सिंपल टूल्स और कुछ ज़्यादा लेबर के साथ, इसमें लेबर अपने घर की नहीं होती, थोड़ी बड़ी लेबर होती है, तो उसको हम बोलते हैं
इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग, इसके अंदर थोड़े मॉडर्न प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। अब प्रिमिटिव जो कि पूरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है, जिसमें मान लो जो कहते हैं नॉमेडिक लोग जो करते थे फार्मिंग, वो आती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम टूल्स का यूज़ होता है, पुराने ज़माने की तरीके से इसमें फार्मिंग करी जाती है। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, और इंटेंसिटी मतलब नए तरीके से थोड़ा, ठीक है, पर करिए अपने घर के लिए जा रही है, ठीक है। अब आते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक तो समझा देता हूँ। मान लो ये आपके पास लैंड है और आप खेती कर रहे हो अपने ताई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे खेती करोगे, फिर उसके बाद जब आपकी यहाँ की खेती हो जाएगी तो आप यहाँ पे आग लगा दोगे, ठीक है, जो खेती काटने के बाद। उसके बाद आप इधर खेती करोगे और इधर बीज उगो दोगे। तो इसे क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। और एक जगह से तुम दूसरी जगह सेटल होते जा रहे हो ना, ऐसे शटल पे शटल, तो इसे हम शटल फार्मिंग बोलते हैं, कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, सॉरी शटल बोल रहे हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते रहते हैं और आग लगा देते हैं उसके अंदर, उस खेती के अंदर, जिससे क्या होता है कि उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं ये सब। और ये जो फार्मिंग है ये प्रिमिटिव फार्मिंग में आती है, ठीक है। ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर है, किसके अंदर आता है, ये आता है प्रिमिटिव के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं डू यू नो, हमें क्या नहीं पता है बताओ ज़रा तुम। जूमिंग, इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है। मिल्पा, इसे मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है। और रोका, इसे ब्राज़ील में बोला जाता है। और लोंदाग, इसे मलेशिया में बोला जाता है। किसे बोला जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, या फिर बोले तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को, ठीक है। बात है नॉमेडिक, जिसमें ये क्या होता है, नॉमेडिक मतलब कि चरवाहे जो अपनी शीप चराते हैं, कैमल्स चराते हैं ना, वो सब चरवाहे जो है वो कैसे अपनी मतलब खेती बाड़ी करते हैं, उसको वो होता है नॉमेडिक हियरिंग। मतलब कि अपने चरवाहे लेके चलते हैं, है ना, एक जगह पे जाएंगे, वहाँ से सारी घास खाएंगे, अपने चरवाहों के साथ ही रहते हैं, ये वहाँ पर उसके ऊपर भोजा डालते हैं, है ना। एक जगह से चरवाहे दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले चरवाहे होते हैं, ठीक है। तो आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो कि बहुत ही मॉडर्न तरीके से करी गई हो और बहुत ही बड़े स्केल पे करी गई, मतलब बहुत बड़े खेत के अंदर करी गई हो, और इसका मोटिव क्या होता है, पूरी जनता का पेट भरना, ठीक है। हम सब के लिए होती है ये सब फार्मिंग। जिसमें हम फार्मिंग नहीं करते वो क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये मार्केट में सेल करने के लिए होती है सबसे पहले तो, है ना, फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। इसमें ये कैपिटल का अमाउंट करने के लिए यूज़ होती है ना। इसके अंदर गेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन सब आ जाता है। मिक्स फार्मिंग क्या होती है, मिक्स फार्मिंग होती है ये हमने छोटा पीस ऑफ लैंड लिया, यहाँ पे हमने एक पेड़ उगा दिया, यहाँ पे हमने यहाँ 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 उगा दिया, इसी के अंदर ही हमने कुछ अलग अलग तरीके की फार्मिंग उगाई, जिससे क्या होता है ना, इनमें कीड़े लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम इसे मिक्स कर देते हैं, पर इसे काटना बहुत मुश्किल होता है कि भाई कहाँ से क्या उठाएं, कहाँ से क्या उठाएं। इसकी बहुत तकलीफ भी है पर बहुत फ़ायदे भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन नहीं जानते आप, मैं बताता हूँ। प्लांटेशन जो होता है ना, ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, मलेशिया में, कॉफ़ी, ब्राज़ील, इंडिया, यहाँ सब पे होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी फसलें। अभी रुको जरा, ये रहा एक बड़ा स्केल, मतलब बड़ा लैंड स्केल, मतलब लैंड में जब बड़ा स्केल की बात करूँ मतलब कि बहुत ज़्यादा जगह, ठीक है, समझदार। तो ये बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, पूरे में टी की फार्मिंग कर दी। पूरी इतनी बड़ी जगह में तुमने क्या कर दी, टी की फार्मिंग कर दी, पूरी बड़ी बड़ी जगह में इसमें। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगी प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। ये होगी प्लांटेशन फार्मिंग, जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप बहुत बड़े से एरिया में ग्रो कर देते हो, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि तुम आलू की खेती करने लगे, नहीं, इसमें ज़्यादा टी कॉफ़ी की खेती होती है, याद रखना ये, ठीक है। बात है मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप मतलब इंपॉर्टेंट क्रॉप यार, इंपॉर्टेंट क्रॉप। सबसे पहले आता है राइस के ऊपर। राइस क्या एक मेजर क्रॉप है इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक मेजर क्रॉप है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उगती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और इसको रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए होती है, ठीक है। ये ग्रो होती है एलुवियल सॉइल के अंदर, क्लेडी सॉइल के अंदर, इन सब सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रो हो सकती है, ठीक है। ये कंटेन करती है बहुत पानी, ठीक है।
इसका लीडर जो है सबसे ज़्यादा कौन उगाता है चावलों को, वो उगाता है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा चावलों को उगाता है, फिर हम इंडिया उगाता है, फिर बाकी सारे एग्जाम्पल आते हैं श्रीलंका वगैरह। ठीक है, ये जो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है, ये सब क्या है ना, ये खेती करते हैं इनकी तीन तीन, दो दो तीन तीन, एक साल में दो दो तीन तीन बार खेती करते हैं इसकी। ठीक है, अब आते हैं मिलेट्स के ऊपर। ये क्या होते हैं, इन्हें हम ऑल्सो गेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लेस फर्टिलिटी चाहिए होती है इन्हें, क्लेडी सॉइल चाहिए होती है इन्हें ग्रो करने के लिए। ठीक है, इन्हें लो रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, लो रेनफॉल चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं होती, चावलों को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। क्योंकि तुम देखते हो जब भी चावल पकाने रखते हो तुम चावलों से ज़्यादा पानी डालते हो। क्यों? क्योंकि चावलों को पानी की ज़रूरत है। इन्हें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, इसी के एक तरह के टाइप में। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री से उगाती हैं, चाइना उगाती है, नेगरा उगाती है, सब उगाती हैं इसे। ठीक है, पर याद रखना का क्वेश्चन आ जाएगा मिलेट्स के टाइप बता दो, क्या बताओगे, ज्वार, रागी, बाजरा। ठीक है, ये सब। अब आ जाते हैं हम माइस कल्टीवेशन पे। माइस को क्या होता है ना, इसको मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। ये याद रख लेना किसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। इसे रेनफॉल, इसे लॉट्स ऑफ सन साइन की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये ग्रो करती है फर्टिलिटी, इसे फर्टिलाइज सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, कनाडा, हर जगह पे ग्रो होती है। ठीक है, अब आते हैं कॉटन के ऊपर। कॉटन को जो होता है वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल की ज़रूरत होती है, 210 फर्स्ट फ्री डेज, इसे ब्राइट सन चाहिए होता है। ठीक है, 210 डेज से चाहिए होता है ब्राइट सन, बिल्कुल चमकता हुआ सूरज चाहिए, उसकी धूप चाहिए इसे। ये ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से उगती है। ये चाइना, इंडिया, इसको सब उगाते हैं। ठीक है, ब्राज़ील वगैरह सब उगाते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है ना, उसमें काम आती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा काम आती है ये, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जूट के ऊपर। जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्योंकि एक तो बहुत महंगा होता है और इसकी क्वालिटी बहुत गोल्ड जैसी होती है, इस वजह से बोलते हैं। ठीक है, इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी सॉइल जो होती है वो एलुविलियल सॉइल की ज़रूरत होती है इसे हाई हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, ह्यूमलाइट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ये ज़्यादा तक ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होती है, लाइक बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, बांग्लादेश। लीडिंग प्रोड्यूसर जिसके आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं उसको याद कर लेना। आते हैं कॉफ़ी के ऊपर। कॉफ़ी को वार्म एंड वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये क्लेडी सॉइल के अंदर, मतलब क्लेडी नहीं, लोमेनिया सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से उग पाती है। ठीक है, ये ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब आते हैं टी के ऊपर। टी जो होती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से प्लांटेशन की तरीके से उगती है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। इसको रिक्वायरमेंट होती है कोल्ड क्लाइमेट की और बहुत ज़्यादा भारी रेनफॉल की। कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, ज़्यादा भारी रेनफॉल चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो होती है ना वो एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो अपने ही घर का, मतलब ये कहता है अपने ही कोई देश है, वो अपना ही देश का पेट नहीं भर पाएगा तो औरों के देश को क्या देगा, वो ट्रेड कैसे करेगा। इस वजह से क्या कहते हैं, सबसे पहले किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट होना होता है, डेवलप्ड होना होता है, तो सबसे पहले अपने पहले सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करता है। किसी भी देश को डेवलप होना है तो सबसे पहले उसका एग्रीकल्चर डेवलप होना चाहिए। इसीलिए कभी किसी किसी जगह पे बहुत भुखमरी आ जाती है ना, हमारे इंडिया में बहुत भुखमरी आई थी, है ना। तो हमने क्या करा था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया। क्यों? क्योंकि बहुत भुखमरी आ गई थी ना, हमें बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। ये कहते हैं हमारे पास कम पड़ गई थी अनाज, है ना। तो हमने क्या अपनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा, हाई हीट्स का यूज़ करा, HVAC सीड्स का यूज़ करा, मैकेनिक्स का यूज़ करा, इरीगेशन प्रॉपर दिया, क्रॉप अच्छे से उगाई, जिसकी वजह से हमारी भुखमरी कम हुई। पर अभी भी इनमें बहुत बहुत ऐसे देश हैं जो कमर्शियल फार्मिंग को बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन, लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, है ना। पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे USA के बारे में।
यूएसए के जो फार्म का साइज़ होता है ना, वो एकदम नॉर्मल होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, पर इंडिया के फार्म से तो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल फार्मर्स मतलब यूएसए में जो होता है ना 250 हैकर या फिर 30 हैकर के ऊपर क्या करते हैं, एकदम क्रॉप उगाते हैं। कौन कौन सी क्रॉप मेजर उगाते हैं ये मेजर सोयाबीन, वीट, कॉटन, ये सब उगाते हैं ना। और ये कुछ इस तरीके से स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स को। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन होती है कि सिर्फ देख लो, यहाँ पे देख लो, देख लो, देख लो, यहाँ पे कुछ इतने ऊपर से, जो हमने पिक्चर में देखा, कुछ इतने ऊपर से न्यूट्रिशन देते हैं, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इतने ऊपर से डालते हैं, स्प्रे करते हैं एक तरीके से फसल के ऊपर। और ये अलग अलग जगह नहीं करते हैं, जब तक एक ही जगह होती है ना फार्मिंग सारे। देखो कुछ इस तरीके दिख रहा है ना आपको यूएसए में, एक इधर फिर एक इधर है ना। यहाँ पे क्या होता है सारा, हमारे इंडिया में क्या छत्तीसगढ़ में हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, पर इसमें क्या है, इन्होंने एक जगह पे फार्म सिस्टम बना रखा है, वहीं पे सारी फार्मिंग हो रही है। और वहीं पे एक बार एरोप्लेन चला दिया, सारे केमिकल पेस्टिसाइड गिर गए। इससे क्या क्या भुखमरी नहीं है ना। इसलिए तो यूएसए इतना पावरफुल है ना, है ना। यूएसए इसलिए तो इतना पावरफुल है ना। फार्मर्स हैं वो ही सब हैं यहाँ पर भी। देखो बहुत ही कम जगह पर है, मतलब कि मना नहीं किया तुम बस इस जगह के अलावा कहीं खेती नहीं कर सकते, पर जहाँ जहाँ लोग खेती करते हैं वहाँ पर क्या होता है, कहीं कोल्ड क्लाइमेट होता है, कहाँ पे कुछ नहीं हो पाता, कहीं पे कुछ नहीं हो पाता। पर यूएसए अपनी देखता है अपने जनों को कि भाई कैसे खेती करना है, करने दो इन्हें। वो अलग खेती करता है और अलग सबका पेट भरता है, और अनाज फ्री में नहीं देता, मतलब पैसों से देता है ना, जाहिर सी बात है। और ट्रेड भी करता है ना। इसलिए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग सिस्टम चलता है। ऐसे देखो ये मशीन दिख रही है, इनके थ्रू काटा जाता है फसल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय नहीं कहूँगा, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ भाग के जा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नोट्स जो मैंने बनाए हैं, जो PDF मैंने बनाई है, इसके अंदर जो मैंने अंडरलाइन करा है, जो मैंने बॉक्सेस में रखा है, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और नॉर्मल PDF जिसमें मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा सब कुछ है, वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।